टेलीग्राम पर, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मिल भी गया होगा। जितने भी कंटेंट हैं, यानी पीडीएफ के साथ साथ वीडियो का प्लेलिस्ट या वीडियो का कोई भी लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अभी मैंने केवल यूनिट नंबर 10 का पीडीएफ आपके ग्रुप में कंप्लीट डाला है। अच्छा, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस बार दिसंबर 2025 के लिए एक नए सिरे से मैं एक नई पीडीएफ आप सभी लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। और इस बार जो है पेपर बेसिकली वाइट कलर का रहेगा, और स्क्रीन पर या लिखा हुआ आपका कलरफुल मिल सकता है, बट पेपर आपका थीम के रूप में वाइट कलर होगा ताकि आप प्रिंट आउट भी आसानी से निकाल सकें। उसी के आधार पे इस बार पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। तो इस बार टोटल आपको अलग पीडीएफ मिलेगी, है ना, दिसंबर 2025 के लिए। यूनिट 10 का जो है पूरा डन हो चुका है आपका पीडीएफ, और यूनिट नंबर 1 चला रहा हूँ आप लोगों का। इस सप्ताह में, यानी ये आज सोमवार है, तो इस सप्ताह में आपको यूनिट नंबर फर्स्ट की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हर एक टॉपिक के बाद प्रश्न भी रखा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो निश्चिंत रहें आप सभी लोग, सारा कवर किया जाएगा आपका सिलेबस। और मैं आपको एक बार अपना सिलेबस भी दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। हालांकि आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट में अभी तक समाज कार्य की परिभाषा विषय क्षेत्र आपका कंप्लीट हो चुका है ना। पूरे डीप में हम लोग नॉलेज रख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समाज कार्य के प्रिंसिपल्स एंड प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आज मैंने यूनिट नंबर 1 करके आपके टेलीग्राम पर नीचे डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी आपके उसमें है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। यदि नहीं मिलता है प्लेलिस्ट तो मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं अगेन आप लोगों को एक बार दोबारा से प्लेलिस्ट यूनिट नंबर 1 की डाल दूंगा। और यूनिट 10 का मैंने डाल दिया है ना। तो आज का टॉपिक समाज कार्य का सिद्धांत है। आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि सोशल वर्क की जो प्रिंसिपल्स हैं ये समाज कार्यकर्ता के व्यवहार और हस्तक्षेप की दिशा तय करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, बात को सुनिएगा बड़े अच्छे से। अगर बात अच्छे से समझ में आएगी तभी प्रश्न को भी आप अच्छे से कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत होगी। ये जो प्रिंसिपल्स आप देख रहे हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता के व्यवहार और हस्तक्षेप की दिशा तय करता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे कार्यकर्ता शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सिद्धांत व्यवसाय समाज कार्य की आत्मा माने जाते हैं। जैसे आप सभी लोग कहते हो कि भारत का संविधान आत्मा है, आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताया गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ व्यवसाय समाज कार्य की आत्मा कहा जाता है समाज कार्य सिद्धांत के। और इसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय के साथ प्रभावी ढंग से कार्य में सहायता प्रोवाइड कराता है। मतलब जब आप काम करोगे केस वर्क के साथ, ग्रुप वर्क के साथ, कम्युनिटी वर्क के साथ, तो इसी के सहारे या इसी के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने में आपकी मदद करता है ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। और इसी के नीचे कुछ दिए गए हैं सिद्धांत, मुख्य रूप से मैं अभी आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। समाज कार्य के सिद्धांत वे मूलभूत नियम और आदर्श हैं जो समाज कार्यकर्ता को व्यावसायिक, नैतिक और प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में मार्गदर्शन करते हैं। और ये सिद्धांत किसी भी समाज कार्य हस्तक्षेप की रीढ़ होते हैं, चाहे आप रीढ़ कह लो या आत्मा माने जाए कह लो। इस प्रक्रिया में दोनों शब्दों का आप यूज़ कर सकते हो। समाज कार्य हस्तक्षेप में काफ़ी मदद मिलता है समाज कार्य सिद्धांत के अंतर्गत। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। क्या बात कर रहे हो यार, आवाज़ तो तेज आनी चाहिए क्योंकि मैंने थोड़ा लाउडली आप लोगों से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, है ना। क्या ऐसा है मेरी आवाज़ आप लोगों के पास स्लो जा रही है, बताइए। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप लोग अपनी माइक तेज कर लीजिएगा अगर इन केस माइक में आपकी दिक्कत होगी, ठीक है, तो स्लो आ रही होगी और होता है ना पूरा सेंटेंस। दोबारा से। और पहला सिद्धांत आता है व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान। ये पहला एक सिद्धांत है आपका। देखिए, व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सिद्धांत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है ये, और हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी बात कही गई है इस सिद्धांत में।
कहा गया है कि चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, जेंडर या लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन में कि हर व्यक्ति अनोखा होता है, यूनिक होता है, ठीक है। और आप पढ़ेंगे अभी अद्वितीय के पार्ट में या व्यक्तिकरण के सिद्धांत में, वो हालांकि केस वर्क में ज़्यादातर फेमस है वो। तो हर व्यक्ति अनोखा है, अद्वितीय है, यूनिक है, क्योंकि उसका विकास भी अलग तरीके से हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ भी अलग तरीके से, उसकी नैतिकता अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, इसलिए अनोखा है वो। और उसका जीवन मूल्यवान है। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे जाति, लिंग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर। बात वही है कि व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान का मतलब है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, और चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जेंडर का हो या किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, है ना, परंतु उसको सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा एक सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल सोशल वर्क में। उसके बाद दूसरा एक प्रिंसिपल्स आता है स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस पे गौर करिएगा, ये आईएमपी के रूप में नोट करिएगा। देखिए, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का सिद्धांत समाजकारी के अंतर्गत रखा गया है, और इसका आशय सिंपल है कि हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है कि नहीं, और उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार होता है, निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का सिद्धांत, सुनना, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का सिद्धांत समाजकारी में कहता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार है। सामाजिक कार्यकर्ता केवल मार्गदर्शन करता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता सेवा उपयोग करता ही करता है, ठीक है। मतलब हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने और उसके समाधान खोजने और निर्णय लेने का अधिकार है, और सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट का मार्गदर्शन करता है, पर निर्णय लेने का अधिकार पूर्णतः क्लाइंट के ऊपर होता है। अब सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट पर अपने विचार, मूल्य और निर्णय नहीं थोपता, और आप भी मत थोपना। क्लाइंट की स्वतंत्रता, इच्छा और विकल्प चुनने की क्षमता का आप सम्मान करना, आप उसे गलत मत बताना। आलोचना कर सकते हो, परंतु गलत ना कहे कि आप पूर्णता रूप से गलत है। आलोचना का मतलब हुआ कि भाई ये नहीं, इसके अलावा अगर आप ये टेक्निक और इन्वॉल्व कर दो तो और अच्छा फीडबैक आएगा, इस तरीके से बोल सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक किशोर लड़का नशे की लत से परेशान है, ठीक है, एक लड़का नशे की लत से परेशान है, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप उसे विकल्पों की जानकारी देंगे, ठीक है। अच्छा, विकल्प कैसे? विकल्प आप कहेंगे कि परामर्श या पुनर्वास केंद्र या परिवार का सहयोग, है ना, या सपोर्ट। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप लागू कर सकते हो। तो केवल इतना समझिए यहाँ पर कि सामाजिक कार्यकर्ता उसे विकल्प देगा, और विकल्प दो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप परामर्श दे सकते हो, पुनर्वास केंद्र बता सकते हो, या परिवार का सहयोग भी बता सकते हो, लेकिन अंतिम निर्णय उस किशोर का होगा, यानी उस लड़के का होगा अंतिम निर्णय, कि वो कौन सा रास्ता अपनाना चाहता है। क्या वो पुनर्वास के माध्यम से सीखना चाहता है, या अपने अंदर सुधार लाना चाहता है, या उसे परामर्श के माध्यम से या परिवार के सहयोग के माध्यम से, वो उस पर डिसाइड करेगा, यानी उस क्लाइंट के ऊपर वो चीज़ें निर्भर करती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत, क्योंकि परीक्षा में इससे एक बार सवाल आ चुका है। बात करते हैं तीसरा, गोपनीयता का सिद्धांत। समाजकारी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, जिसके अंतर्गत एक आता है समाजकारी में गोपनीयता का सिद्धांत। अब सुनिए, इसमें कहा कि सेवा उपयोगकर्ता की जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। जानकारी तभी साझा की जाएगी जब कानूनी या नैतिक दायित्व हो। मेरी बात को सुनना। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंटली ऑफ इन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटली इन सोशल वर्क, मतलब ये गोपनीयता का सिद्धांत है। तो कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को क्लाइंट के द्वारा दी गई किसी भी व्यक्तिगत या पारिवारिक या संवेदनशील जानकारी को बिना अनुमति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या माध्यम से साझा नहीं की जाएगी। आप ये भली भांति तरीके से जानते हैं कि अगर कोई क्लाइंट आपको अपना इन्फॉर्मेशंस दे रहा है
या सूचनाएं आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उस व्यक्ति की बातें किसी व्यक्ति से साझा करें या किसी संस्था से साझा करें, किसी अन्य पर्सन से साझा करें। ये आपका राइट नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है। इन केस यदि लगता है कि उस सेवार्थी को सुधारने के लिए कुछ थेरेपी या कुछ अलग टेक्निक की आवश्यकता है, तो आप उसकी बातों को शेयर कर सकते हैं, परंतु बात ध्यान रहे कि वो बातें आपको क्लाइंट से एक बार बतानी पड़ेगी कि मैं आपकी बात वहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। वजह यह है कि वहाँ से वो टेक्निक या वो थेरेपी बेसिकली यूज़ में लाई जा सकती है इस समस्या के लिए। आप ऐसे बोलेंगे उससे, जब इस तरीके की बातें आप उससे करेंगे तो सेवार्थी अगर वहाँ पे अनुमति देता है तब आप उसकी बातों को शेयर करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, तो यहाँ विश्वास का निर्णय होता है वो बेसिकली एक प्रकार से निर्माण होता है विश्वास का। मेरा कहने का मतलब यह है कि गोपनीयता बनाए रखने में क्लाइंट को कार्यकर्ता पे भरोसा होता है ना, इसका कहने का भाव यही है। और वो खुलकर अपनी समस्या फिर आपसे बता सकता है। क्यों, बात सहमत हो कि नहीं, बताओ एक बार, इस बात से सहमत हो ना? क्यों जी सर। करके बताएगा। तो यही कहता है कि अनुमति के बिना जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लाइंट की अनुमति के बिना उसकी जानकारी को किसी और से साझा करना अनैतिक और अव्यावसायिक माना जाएगा। अब आप सोशल वर्कर हैं तो कोई भी काम अनैतिक या अव्यावसायिक नहीं करेंगे, है ना। और मुझे उम्मीद भी है कि आप उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे भी। कुछ अपवाद हैं, मैं अपवाद के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अभी थोड़ा सा जिक्र किया भी था आप लोगों से, जैसे क्लाइंट की जान को खतरा हो, जैसे आत्महत्या या हत्या का इरादा, ठीक है, कानूनन सूचना देना आवश्यक हो। तो यहाँ जैसे अब परिस्थितियाँ ये थोड़ी सी विपरीत हो गई, तब ऐसी कंडीशन में थोड़ी ना उससे पूछने जाएंगे कि आप भाई आप ये प्रॉब्लम मत करो वरना हम पुलिस को बता देंगे या किसी और कर्मचारी को बता देंगे। आपको लगता है कि ऐसा उसके अंदर भाई डिप्रेशन की वजह से, अवसाद वगैरह के तनाव की वजह से लोग आत्महत्या भी करते हैं। दुर्खिम ने कुछ 4-5 टाइप बताए भी हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उस परिस्थिति में आप बिना बताए, है ना, उस क्लाइंट को, अन्य व्यक्ति को भी आप वहाँ पे उसकी मदद करवा सकते हैं। ठीक है, तब सामाजिक कार्यकर्ता को गोपनीयता वहाँ पे तोड़नी पड़ सकती है और वहाँ पे फिर गोपनीयता को तोड़ सकते हैं, परंतु वह क्लाइंट को उसकी जानकारी पहले दे भी देता है इन शॉर्ट में, हालांकि बता भी देता है कि भाई ये चीज़ें नकारात्मक चीज़ें हैं, है ना, गलत प्रभाव डालेगी। तो ऐसी परिस्थिति पर ये बात ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यदि एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता है, अब एक महिला सामाजिक कार्य घरेलू हिंसा की शिकायत करती है, तो वह जानकारी सिर्फ उसी परिस्थिति में साझा की जा सकती है जब महिला की जान का खतरा हो या महिला की अनुमति प्राप्त हो। तो दो परिस्थितियां बनती हैं, तो एक तो ऑलरेडी अगर अनुमति है तो फिर तो बता ही सकते हो, अन्यथा फिर उसके बाद वहाँ पे शेयर कर सकते हो अगर उसकी जान को खतरा है तो, है कि नहीं। जैसे आपको लगता है उस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुआ है, भाई अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि उसके घर वाले या ससुराल वाले या किसी अन्य की जगह के लोग उसकी जानों का खतरा है, भाई उसको मार सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसको बिना बताए भी आप उस चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए घरेलू हिंसा में। ठीक है, यहाँ नैतिकता का जुड़ाव होता है। आगे हम बात करते हैं एक और, यहाँ पे समाज कार्य के सिद्धांत में सहमति और सहभागिता का सिद्धांत। देखिए यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति को बिना पूर्वाग्रह के स्वीकार करना। देखिए सहमति और सहभागिता का सिद्धांत कहता है कि समाजकारी में क्लाइंट की स्वेच्छा से सहमति प्राप्त करना और उसे समस्या के समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना आवश्यक है। अब यहाँ बिना भेदभाव या पूर्वाग्रह से उसे आपको स्वीकार कर लेना है। तो ठीक है, देखिए व्यक्ति को बिना पूर्व दे देनी है या स्वीकार, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी आप, मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे व्यक्ति को बिना पूर्वाग्रह के स्वीकार करना और सेवा उपयोगकर्ता को समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाना। देखिए क्लाइंट केवल एक पीड़ित ही नहीं होता है, ये बात आप जानते हो, बल्कि वह समाधान की प्रक्रिया में एक साझेदार भी होता है ना। तो इससे क्लाइंट का आत्मविश्वास और स्वावलंबन बढ़ता है, इंडिपेंडेंसी उसके अंदर आती है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हो एक्टिव पार्टिसिपेशन एक अलग रोल अदा करता है। और सहमति, जिसे कार्य शुरू करने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट को ना उसके अधिकार, प्रक्रिया, परिणाम के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है।
तो कार्यकर्ता केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब क्लाइंट स्पष्ट रूप से सहमति देता है कि भाई मैं उससे सीखने के लिए तत्पर हूँ, तभी सिखाएगा। ठीक है, बाध्य नहीं है कि ज़बरदस्ती ही आपको उसके साथ काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ सहमति सहभागिता दोनों अपने आप में एक अहम रोल अदा करते हैं। मान लीजिए कोई किशोरी या कोई लड़की अपनी एजुकेशन छोड़ चुकी है, तो सामाजिक कार्यकर्ता उसे पुनः विद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करता है। उसमें से आप भी हो सकते हैं, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, आप उसको प्रेरित कर सकते हो कि विद्यालय से वो जुड़े और अपनी एजुकेशन ग्रहण करे, परंतु वह उसकी सहमति के बिना कोई फैसला नहीं करता है। अगर वो इच्छुक है महिला या लड़की पढ़ने के लिए, तभी आप उसको आगे कर सकते हो या प्रेरित कर सकते हो। यदि वो इच्छुक ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो फिर तो आपका मोटिवेशन वहाँ पे बेकार हो जाएगा, है ना। तो साथ ही समाधान के चरण में क्लाइंट की भागीदारी को बेसिकली सुनिश्चित करना एक अहम रोल माना जाता है। अच्छा, कहीं कहीं इसे सहमति और सहभागिता के सिद्धांत समाजकारी में लोकतांत्रिक मानवाधिकार आधारित एक व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण बताया जाता है, और हरियंट की किताब में आप देखेंगे तो इसी को स्वीकृति का नाम दिया गया है। ठीक है, या अनुमोदन का सिद्धांत के नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, इस तरीके का नाम भी आप इसमें संबोधित कर सकते हैं। एक नाम और आता है यहाँ पर, व्यावसायिक संबंध का सिद्धांत। देखिए, समाजकारी में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल पार्टिसिपेट इन सोशल वर्क के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच संबंध पेशेवर या व्यावसायिक या उद्देश्यपूर्ण और सीमाओं से परिभाषित होता है, जो मदद और विश्वास और सहयोग पर बेसिकली आधारित होता है। यह संबंध समाजकारी की सफलता का आधार होता है, ये संबंध। ठीक है, अब सहयोग और विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट और कार्यकर्ता का विश्वास, जैसे कार्यकर्ता क्लाइंट का जो विश्वास है उसको जीतता है। ठीक है, क्लाइंट सामाजिक कार्यकर्ता का विश्वास, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट का विश्वास क्या करता है, सामाजिक कार्यकर्ता जीतता है, ताकि वो खुलकर अपनी समस्या आपको बता सके, इस वजह से वो। ठीक है, अच्छा, उद्देश्यपूर्ण या पर्पसफुल रिलेशनशिप होता है। कहने का भाव ये है कि ये संबंध समस्या समाधान तक ही सीमित होता है, व्यक्तिगत मित्रता और भावनात्मक निर्भरता नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, आप उसके साथ काम करने गए हो, यहाँ पे कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं गए हो आप, तो आपका जो संबंध बनाया जा रहा है वो केवल समस्या समाधान तक सीमित है। आप व्यक्तिगत मित्रता मत करिए उनसे भावनात्मक तरीके से जुड़िए मत। ये चीज़ें बताई गई है सामाजिक कार्यकर्ता के लिए इस सिद्धांत में। तो एक लाइन में लिखा गया है कि कार्यकर्ता और सेवा उपयोगकर्ता के बीच एक गंभीर और उद्देश्यपूर्ण और सहायक और सीमित संबंध होना चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव से बचना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मैं अभी वही बोल रहा था आपको, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भावनात्मक निर्भरता पर नहीं बननी है और साथ ही साथ व्यक्तिगत मित्रता भी नहीं करनी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 में, एक और सिद्धांत हमारे सामने आता है। समाज कार्य के सिद्धांत में सामाजिक न्याय और समानता का सिद्धांत होता है ना। ये बात आप भलीभांति तरीके से जानते भी होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इन सोशल वर्क कहता है कि समाज कार्य में यह सिद्धांत हर व्यक्ति को उसके अधिकार, अवसर और संसाधनों में समानता मिलनी चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत बताता है। जैसे मैं अगर सामाजिक न्याय शब्द लेता हूँ तो आपको भलीभांति तरीके से पता होगा कि समाज कार्य का उद्देश्य है समाज बनाना जहाँ अन्याय, शोषण, भेदभाव और असमानता ना हो सके। ठीक है, उसको दूर किया जा सके। भाई, कमज़ोर वर्ग के लोग हो या हाशिए पर खड़े या वंचित वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने की सबसे प्राथमिकता की बात करता है सोशल वर्क। तो इसलिए सोशल जस्टिस तो यहाँ पर होगा प्रिंसिपल के रूप में। दूसरा एक शब्द है समानता का सिद्धांत, इक्वलिटी। देखिए, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा, रंग, अक्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए इसके साथ। ठीक है, क्लाइंट के साथ, और हर व्यक्ति को समान अवसर, सेवा, सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। तो एक प्रकार से संरक्षण का पार्ट होता है ये। यदि मान लीजिए किसी गांव में दलित समुदाय के लोग हैं, अब उस दलित समुदाय को पंचायत भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं है दलित वर्गों का। ठीक है भाई, समुदाय है, कोई
और उस समुदाय में ये बात बताई गई है कि एक पंचायत भवन है और उस पंचायत भवन में जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो दलित समुदाय है, उसको नहीं आ सकता, वो समुदाय नहीं आ सकता। तो समाज कार्यकर्ता वहाँ पर अपना एक रोल अदा करता है और कहता है उसके लिए न्याय, जागरूकता और बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने का वहाँ पर ये अपना रोल अदा करता है या उसको अवसर देता है। तो हर व्यक्ति को समान अवसर, अधिकार मिलने चाहिए, भेदभाव, सामाजिक असमानता के खिलाफ कार्य करना, इस तरीके की पार्ट बेसिकली इस सिद्धांत में रखा गया है। उसके बाद एक और सिद्धांत आता है हमारे सामने समाजकारी में। तो समाजकारी के सिद्धांत में स्वयं सहायता का एक सिद्धांत होता है। देखिए, व्यक्ति को उसकी समस्या को स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाना, सामाजिक कार्यकर्ता केवल उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। देखिए, समाज कार्य में ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति, समूह, समुदाय की समस्याओं का अस्थायी समाधान तभी संभव हो पाएगा जब वह खुद अपने प्रयास से उसे हल करने में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। तो स्वयं सहायता है ये। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्लाइंट को निर्भर नहीं बल्कि सक्षम बनाना है, ठीक है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है। तो सामाजिक कार्यकर्ता केवल मार्गदर्शक होता है, वह क्लाइंट को समस्या के समाधान में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है ना, और आंतरिक क्षमताओं का विकास हो सके। हर व्यक्ति में अपनी समस्या को समझने और हल करने की क्षमता होती है और ये सिद्धांत उसी पर भरोसा करता है, ठीक है, और समूहों में आत्म सहायता भी करता है। मतलब ये सिद्धांत स्वयं सहायता समूह, जैसे महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, नशा मुक्ति समूह हो गया, इत्यादि बहुत सारे ऐसे समूह हैं, उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसके सिद्धांत में। जैसे मान लीजिए स्वयं सहायता सिद्धांत समाजकारी का मूल दर्शन है, ठीक है, मूल दर्शन है, और जिससे लोग ना निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ते हैं और यह व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है ये सिद्धांत, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और सिद्धांत आता है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पर विश्वास। समाज कार्य का एक सिद्धांत है ये। मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि यह विश्वास है कि हर समस्या का समाधान संभव है। समस्या का समाधान की प्रक्रिया पर विश्वास बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो समाज कार्य में यह विश्वास किया जाता है कि हर व्यक्ति में अपनी समस्या को पहचानने, समझने और उनका समाधान खोजने की क्षमता होती है। अगर उसे उचित सहयोग और मार्गदर्शन या संसाधन मिलता है तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है, और नहीं मिलेगा तो फिर तो प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि व्यक्ति को पहले सक्षम बनाना है। आपको व्यक्ति को क्या बनाना है? सक्षम बनाना है, ठीक है। समाज कार्य ये मानकर चलता है कि क्लाइंट में समस्याएं सुलझाने की योग्यता पहले से मौजूद होती है, ठीक है। अब कार्यकर्ता समाधान नहीं देता बल्कि क्लाइंट के स्वयं उसके समाधान की प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सहयोग देता है। तो ये भी पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कोई किशोरी मतलब कोई लड़की घरेलू हिंसा या बाल विवाह से पीड़ित है, तो सामाजिक कार्यकर्ता उसे सहानुभूति नहीं देता है ना, सहानुभूति सामाजिक कार्यकर्ता उसको नहीं देता है, बल्कि उसमें ये विश्वास जगाता है कि वह अपनी स्थिति को बदल सकती है और उसके लिए उसे संसाधन, जानकारी और भावनात्मक समर्थन देना चाहिए या दिया भी जाता है। तो ये समाज कार्य का सिद्धांत मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पर विश्वास। तो व्यक्ति और समुदाय के अंदर क्षमता होती है और उसे सक्रिय करना समाज कार्य का उद्देश्य होता है। एक आता है संपूर्णता का सिद्धांत, ठीक है। समाज कार्य में संपूर्णता का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति, ठीक है, की स्थिति अलग होती है, इसलिए एक ही समस्या का समाधान सब पर लागू नहीं हो सकता है। अब प्रत्येक केस का विश्लेषण उसकी विशेष परिस्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। संपूर्णता का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को उसकी समस्या, व्यक्तित्व या परिस्थितियां सहित एक समग्र इकाई यानी होल पर्सन इन टोटल इन्वायरमेंट के रूप में समझना चाहिए, ना कि केवल उसकी
एक समस्या के पक्ष पर ध्यान देना चाहिए, टोटल पर बात करनी चाहिए। अब व्यक्ति की समग्र रूप से देखने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल रूप से देखिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप देखिए, इमोशनल रूप से देखिए, आप भावनात्मक तरीके से, सामाजिक स्थिति के आधार पर देखिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर देखिए, सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर देखिए। तो इन प्रक्रिया पर आपको बात करनी पड़ेगी, है ना। तो व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण, पर्यावरण के अंतर्गत परिवार, समुदाय, संस्कृति से जुड़ा होता है, इसलिए समस्या का हल इस पे पूरे संदर्भ के रूप में किया जाएगा या पूरे संपूर्णता के रूप में किया जाएगा। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है, अगर हम केवल उसकी शिक्षा ही समस्या देखें तो समाधान अधूरा रहेगा। केवल एजुकेशन ही नहीं देखना, अगर उस विद्यालय नहीं जा रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई उसके अंदर गरीबी या परिवार की स्थिति या मानसिक स्वास्थ्य या पोषण या वहाँ का पड़ोस का वातावरण के साथ जब हम सभी एरिया पर बात करेंगे, ठीक है, तभी हम वास्तविक समाधान तक पहुँच पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये संपूर्णता का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। उसके बाद एक आता है सामुदायिक संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत। सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत समाजकारी में कहता है कि स्थानीय साधनों यानी एनजीओ, पंचायत, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, सुनना, ये सिद्धांत आपसे कहता है कि समाजकारी में व्यक्ति, समूह, समुदाय की समस्या को हल करने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किया गया है, एनजीओ हो गया, पंचायत हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई इत्यादि का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखो, समुदाय के भीतर पहले से मौजूद मानव संस्थागत या भौतिक संसाधनों को पहचानना या उसके सहयोग में लेना। ठीक है, एनजीओ, आंगनबाड़ी, पंचायत, स्कूल, अस्पताल, सामाजिक कार्यकर्ता को जोड़कर एक समन्वित हस्तक्षेप करना, ये बातें शामिल होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी गांव में बाल विवाह समस्या है, तो सामाजिक कार्यकर्ता केवल बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रहेगा, पंचायत से बात करेगा, स्थानीय एनजीओ की मदद भी लेगा, आशा कार्यकर्ता, विद्यालयी शिक्षक से सहयोग लेगा, समुदाय के जो महिलाएं हैं उन या जो युवाओं हैं उनसे अभियान करके उसको जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये था कुल 10 सिद्धांत। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष है कि समाज कार्य के सिद्धांत सामाजिक कार्यकर्ता को नैतिकता या संवेदनशीलता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता के साथ सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेवा उपयोगकर्ता के स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की रक्षा भी करता है। ठीक है, तो ये था सिद्धांत के संबंध में हम लोगों ने देखा टॉपिक। अब इसी सिद्धांत से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से करने वाला हूँ, एमसीक्यूज आपके सामने जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे, वही जवाब आप लोगों को यहाँ पर देना है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो, प्रश्न किया जाए सिद्धांत से। थोड़ा सा जो आपने पढ़ा है अभी बताइए। जी सर। यस सर। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। समाज कार्य का कौन सा सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान में भाग लेने का अधिकार है? सहभागिता का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत, बी विकल्प सही होगा। बी 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 हाँ, बी विकल्प सही होगा। बहुत ध्यान से सवाल को पढ़े फिर जवाब दें। दूसरा सवाल, हर व्यक्ति को उसकी विशिष्टता के अनुसार समझना और व्यवहार करना किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्ति की गरिमा का सम्मान। मैंने आपको एक बात बताया था, राष्ट्रीयकरण। सुनिएगा, मेरी बात को आपने सुना नहीं, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा था कि हर व्यक्ति को उसकी विशिष्टता के अनुसार समझना और व्यवहार करना। ठीक है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अलग है, और ये दर्शाता है एक सिद्धांत। तो ऑप्शन यहाँ पर मैडम डी होगा। ठीक है, उसकी विशिष्टता के अनुसार समझना है ना, तो वो व्यक्तिकरण, यूनिक है, इसका मतलब अनोखा है एक व्यक्ति। और मैंने आपको नोट भी करवाया कि किसी किसी किताब में लिखा भी गया है, हरियंट शब्द का मैंने यूज भी किया कि व्यक्तिकरण वहाँ पे यूज। जी लिखा है इसमें। हाँ, आगे हम बात करते हैं, जब सामाजिक कार्यकर्ता केवल उपयोगकर्ता की जानकारी किसी और को नहीं बताता। देखिए, उपयोगकर्ता को जानकारी किसी और को नहीं बताता है,
तो बताओ वो कौन सा? बी। गोपनीयता का बी। बिल्कुल सही, बी हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता का विश्वास होता है कि व्यक्ति अपनी समस्या को हल करने में सक्षम होता है। या किस सिद्धांत से संबंधित है? बिल्कुल, समस्या समाधान में विश्वास से, ठीक है, इससे संबंधित है। समाज कार्य में एक्सेप्टेंस का अर्थ क्या होता है? स्वीकृति का अर्थ पूछा था। बिना आलोचना के व्यक्ति को स्वीकार कर लेना। बिल्कुल, व्यक्ति जिस रूप में हो, जैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लो। समाज कार्य का कौन सा सिद्धांत भेदभाव के विरुद्ध या समान अवसर के पक्ष में होता है? सी। यहाँ आप कह रहे हैं कि ऑप्शन सी, ओके, न्याय और समानता। परंतु यहाँ मैं आपको बता दूं विकल्प सी ही सही है, सामाजिक न्याय और समानता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेल्फ हेल्प सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, समाज कार्यकर्ता और सेवा उपयोगकर्ता के बीच एक सीमित उद्देश्यपूर्ण और सहायक संबंध होता है। व्यावसायिक संबंध। बी। व्यावसायिक संबंध। 9वां सवाल है कि हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है और उसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। बताइए कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है? सी। व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय संसाधनों और संस्थाओं का समाज कार्य में समुचित प्रयोग किस सिद्धांत का भाग है? बी। समुदाय संसाधनों का उपयोग। बिल्कुल, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब नया एक टॉपिक पर हम बात करते हैं। देखिए, हालांकि आप ध्यान रखिए सभी लोग, समाज कार्य के अंतर्गत जो सिद्धांत है वो संचार का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ठीक है, इसी तरीके से अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत, कई टाइप के सिद्धांतों में डिवाइड किया गया है। उन्हीं का ये पार्ट था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, समाज कार्य के सिद्धांत में। अब बात करेंगे हम लोग एक बार सिलेबस पर कि यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको यूनिट नंबर 1 में आपका ये प्रिंसिपल समाप्त होने के बाद एक और टॉपिक मिलेगा, प्रकृति, उसका नेचर। ठीक है, तो समाज कार्य एक व्यावसायिक, मानवीय और सामाजिक सेवा जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूह, समुदायों को अपनी समस्याओं को समझने और उसका समाधान करने में सहायता करता है। और इसकी प्रकृति बहुआयामी होती है जो सामाजिक न्याय, नैतिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। समाज कार्य की प्रकृति ये आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि एक तो समाज कार्य व्यवसाय है, दूसरा मानवता पर आधारित है, समाज सेवा पर बेस्ड है ना, जो व्यक्ति, समूह, समुदाय की सहायता करता है ना। अब इसके अंतर्गत देखिए तो आपके सामने एक प्रकृति में क्या दिखाई दे रहा है? व्यावसायिक प्रकृति। कौन सी प्रकृति है? व्यावसायिक। अब इसका मतलब यह है कि यह एक व्यवस्थित और प्रशिक्षित व्यवसाय है जिसमें नैतिकता, सिद्धांत, कौशल और विधियों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको व्यावसायिक कहा गया। तो समाज कार्य एक पेशा है जो प्रशिक्षण, कौशल और नैतिकता पर आधारित है। इसमें सिद्धांत, विधियां और तकनीकों का प्रयोग होता है। तो ये एक नेचर, जिसने होता है कि भाई किस नेचर का है, सोशल वर्क किस नेचर का है, तो वह व्यावसायिक प्रकृति का है ना, व्यावसायिक प्रकृति। और व्यवसाय का मतलब ये प्रशिक्षण, कौशल, नैतिकता, विधि, तकनीक, सिद्धांत वगैरह लागू, इसलिए व्यवसाय है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेवा आधारित है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सेवा आधारित है। सेवा आधारित का मतलब है कि समाज कार्य सेवा भाव पर आधारित है। यहाँ लाभ नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का एक क्षेत्र है ये। ठीक है, दूसरे की बल्कि मदद करता है, ना कि ये अपना बेनिफिट चाहता है। अपना बेनिफिट मतलब अपना लाभ नहीं, ये सभी के लाभ की बात करता है। व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलनकारी, इसी को कहीं कहीं पारस्परिक भी शब्दों से बोला गया है या अन्योन्यश्रित भी बोला गया है संतुलनकारी को ही। तो समाज कार्य व्यक्ति की ज़रूरतों और समाज की उपेक्षाओं या अपेक्षाओं के बीच में संतुलन बनाता है। समस्या के समाधान की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो यह व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक, भावनात्मक समस्याओं के समाधान खोजने पर बल देता है। ठीक है, समस्या के समाधान की प्रक्रिया में।
और एक आता है नैतिकता और मूल्य आधारित। ठीक है, यह समाज कार्य में नैतिक सिद्धांत में जैसे गरिमा हो गया, समानता हो गया, आत्मनिर्णय हो गया और गोपनीयता, ठीक है, उसी पर ये बेसिकली बेस्ड है। याद रखिएगा ये शब्द भी आप सभी लोग, ठीक है, नैतिकता और मूल्य आधारित पर ये बेस्ड है ना। उसके बाद व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का साधन। समाज कार्य केवल व्यक्ति की मदद नहीं करता बल्कि समाज में परिवर्तन और विकास लाता है। ठीक है, उसके बाद समुदाय केंद्रित होता है। समाज कार्य समुदाय के संसाधनों के साथ मिलकर काम करता है ना, जैसे पंचायत हो गया, एनजीओ हो गया, विद्यालय हो गया, इनके साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुशासनात्मक प्रकृति। ठीक है, कहता है समाज कार्य में समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान में हो गया, मानव विज्ञान में, ठीक है, और उसके बाद कानून में, शिक्षा में आदि विषयों को समझ की जरूरी जानकारी देता है। ठीक है, तो यह अनुशासनात्मक प्रकृति का भी होता है समाज कार्य का सिद्धांत। गतिशीलता एक आता है, डायनेमिक। समाज कार्य एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो समय और समाज समस्याओं के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, गतिशीलता का मतलब यही है कि समय के अनुसार समाज कार्य की जो टेक्निक है, जो प्रॉब्लम्स के अनुसार वो क्या करेगी, बदल जाएगी, है ना। ये उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है। समाज कार्य की एक प्रकृति है कि मानव अधिकारों पर आधारित है। समाज कार्य सभी वर्गों के अधिकारों पर और गरिमा की सुरक्षा या रक्षा की बात करता है, विशेषता वंचित समुदायों के लिए ये बेसिकली बात बताई जा रही है। ठीक है, एक निष्कर्ष आता है नीचे कि समाज कार्य की जो प्रकृति है वो सेवा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, नैतिकता है, सामाजिक परिवर्तन के समन्वय पर बेस्ड है और व्यवसाय मानवीय प्रयासों में जिसका उद्देश्य बनता है समाज कार्य में समानता, न्याय और विकास। ठीक है, ये इसके बेसिकली निष्कर्ष के रूप में आया है। अब समाज कार्य की प्रकृति से कुछ सवाल करेंगे हम लोग, देखेंगे उसके नेचर से अगर परीक्षा में सवाल पूछेगा तो किस तरीके से आ सकता है परीक्षा में सवाल। समाज कार्य की प्रकृति क्या दर्शाती है बताइए। 4 विकल्प आपके बी। हैं। बी सेवा, नैतिकता, विकास। सही विकल्प होगा सेवा, नैतिकता और विकास का समन्वय, विकल्प बी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। समाज कार्य एक व्यावसायिक है क्योंकि क्योंकि बी। व्यावसायिक इसमें संस्था व्यवसाय शिक्षण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात। समाज कार्य में अनुशासनात्मक प्रकृति का मतलब क्या है? अनुशासनात्मक प्रकृति का क्या मतलब है? सी विभिन्न विषयों की जानकारी को एकीकरण करना। और समाज कार्य की गतिशील प्रकृति का क्या आशय बनता है समाज कार्य में? बी गतिशील प्रकृति, बिल्कुल, यह समय और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए विकल्प बी होगा सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समाज कार्य का मुख्य आधार क्या है? बी बिल्कुल बी सही जवाब होगा। ठीक है, बी करेक्ट जवाब होगा। समाज कार्य व्यक्ति और समाज के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए भाई? ये तो बड़ा आसान सवाल है। सी संतुलनकारी। संतुलनकारी, बिल्कुल सही जवाब। समाज कार्य में कौन सा कार्य समाज कार्य की प्रकृति का भाग नहीं है? सी ओके, आर्थिक शोषण, सी। ठीक है, उसके बाद समाज कार्य की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया किस पर केंद्रित होती है? केवल या उपयोगकर्ता या उसके संसाधनों पर? क्वेश्चन नंबर 9। समाज कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है जहां पर मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? गरिमा, समानता और न्याय, बिल्कुल सही, सी जवाब। समाज कार्य में कौन सी प्रकृति समाज और व्यक्ति के सहयोग में कार्य करती है बताइए? सी। समुदाय केंद्रित। बी यही लग रहा है सर इसका मुझे। नहीं, यहाँ सी पे सर, सी होगा। समाज कार्य की कौन सी प्रकृति है जो समाज और व्यक्ति के सहयोग में कार्य करेगी? तो वो समुदाय, ओके ओके ओके। है ना, वो समुदाय केंद्रित पे होगी। और सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये जो प्रकृति का टॉपिक था ये भी होता है समाप्त। अब बात करेंगे समाज कार्य के लक्ष्य पर। ठीक है, समाज कार्य का लक्ष्य समझना है, फिर उसके बाद जवाब देना है समाज कार्य का लक्ष्य क्या है। और इसी के संदर्भ में लास्ट में हम लोग आपसे सवाल भी करेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान सुनिएगा।
क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे समाज कार्य का लक्ष्य यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, समाज कार्य का मूल उद्देश्य है बेसिकली व्यक्ति, समूह, समुदाय को सशक्त बनाना। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, है ना। और समस्याओं का समाधान करना और न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय समाज की स्थापना करना। तो समाज कार्य का मूल उद्देश्य है समाज में ऐसे सकारात्मक बदलाव लाना जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय और अपनी समस्याओं से उबर सके, आत्मनिर्भर बन सके, है ना, गरिमापूर्ण जीवन भी जी सके। समाज कार्य के लक्ष्य व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक न्याय और सामुदायिक विकास को सहमति देता है। देखिए, व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर भी बल देता है ये लक्ष्य, सामाजिक न्याय पर भी बात करता है ये, ठीक है। ये आपको समाज में सामंजस्य की जो है सामंजस्य और सहयोग की बात करेगा, समस्या के समाधान पर बात करेगा, ये लक्ष्य है। सामुदायिक विकास पर बात करेगा, सामाजिक परिवर्तन की प्रोत्साहन देगा, ठीक है। इस तरीके से कई टाइप का पार्ट इसमें देखने को मिला है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला है व्यक्तिगत कल्याण, ठीक है, ये है आपका व्यक्तिगत कल्याण। देखो, व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं का सुलझा कर उसे सशक्त करना और अविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान को बढ़ावा भी दिया जाता है इसी सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कौन सा सिद्धांत था, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये था व्यक्तिगत, और लोगों को उसकी क्षमता, अधिकार और संसाधनों के प्रति जागरूकता पर आत्मनिर्भर या जागरूक करके उसे आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जाती है। एक आता है सामाजिक समायोजन, ठीक है। सामाजिक समायोजन एक से बेसिकली इसका लक्ष्य है व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन बना के रखना है और सामाजिक नियमों और मूल्यों के अनुसार जीने में सहायता भी उसकी करनी है, ठीक है। सामाजिक न्याय की स्थापना करना, है ना। सामाजिक न्याय की स्थापना का मतलब है वंचित या शोषित और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। भेदभाव और असमानता के विरुद्ध भी कार्य किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, ठीक है। समाज कार्य में सुधार और नीति परिवर्तन और चेतना लाने के लिए, ठीक है, जन जागरूक करना। तो पिछड़ी परंपरा जैसी बाल विवाह, दहेज, जातिवाद जैसे शब्द बेसिकली देखने को मिले थे, और ये शब्द बेसिकली पॉजिटिव के परिप्रेक्ष्य में लेना है हम लोगों को, क्योंकि ये लक्ष्य पढ़ रहे हैं आप लोग। उसके बाद आता है सामुदायिक सशक्तिकरण। देखिए, समुदाय के संसाधनों, क्षमताओं को बढ़ाकर उसे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है इसमें। तो समुदाय को अपने संसाधनों का उपयोग करके संगठित होकर समस्या को समाधान करने के लिए उनको प्रेरित करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। पंचायती राज और सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्थानीय विकास की सेवाओं में भागीदारी का पार्ट भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। पंचायती राज और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी। सामाजिक कार्य क्षमता में वृद्धि करना। देखिए, व्यक्ति और समूह के सामाजिक संबंधों और भूमिकाओं को बेहतर बनाना, ठीक है। विद्यालय, कार्यस्थल, परिवार में बेहतर समायोजन भी स्थापित करना होता है और संसाधनों तक पहुंच भी होती है, ठीक है। संसाधनों तक पहुंच में क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आवास, सुरक्षा जैसे बुनियादी सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित किया जाए। सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी जानकारी और सहायता देता है, ठीक है। तो सरकारी योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी बेसिकली प्रोवाइड कराई जाती है या समझा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है समाज कार्य के लक्ष्य में गोपनीयता और सम्मान का रक्षा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सेवा उपयोगकर्ता की निजता और मानवीय गरिमा को सम्मान करना चाहिए, ये बात मैंने पहले ही बता रखा है। नैतिक और मूल्यों के में सुधार की वकालत भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर निष्कर्ष है, समाज कार्य के लक्ष्य जो है समाज के सभी वर्गों को समग्र भलाई, समान अवसर और न्यायपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करता है ये सिद्धांत, है ना। या केवल सहायता देना नहीं बल्कि लोगों को सशक्त बनाना भी काम करता है, ठीक है, और वो भी अस्थायी रूप से। तो अब देखेंगे समाज कार्य के लक्ष्य से संदर्भ में कुछ सवाल। पहला सवाल, समाज कार्य का मूल उद्देश्य क्या है? केवल कानून बनाना, सहायता देना, या व्यक्ति, समूह, समुदाय की समस्या को समाधान करके उन्हें सशक्त बनाना? सी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य का लक्ष्य नहीं है? ये सवाल है दूसरे नंबर का। सी 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 विकल्प सही है, ठीक है, आत्मनिर्भरता है ना।
समाजकारी में सामाजिक कार्य क्षमता में वृद्धि का अर्थ क्या है? बताइए, सामाजिक कार्य क्षमता में वृद्धि का अर्थ क्या है? बी बी व्यक्ति के समाज में समायोजन की क्षमता को बढ़ावा देना। सही जवाब बी। ऊपर वाला का सर एक बार चेक कीजिएगा, सही है गलत है सर? कौन सा सवाल? सर ऊपर वाला के ऊपर को बता दें सर। ऊपर वाला सी नंबर होना चाहिए क्योंकि लक्ष्य नहीं पूछा है सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से समाज कार्य का लक्ष्य नहीं है। ओके, लक्ष्य नहीं है, भेदभाव को बढ़ावा देना लक्ष्य नहीं है ना? भेदभाव को बढ़ावा देना लक्ष्य नहीं, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा थर्ड सर, जाएगा। ये बाई मिस्टेक से लग गया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समाज कार्य का कौन सा लक्ष्य वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने की बात करता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। बी हाँ, सामाजिक न्याय की स्थापना अगर होगी तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। समुदाय को अपने संसाधनों तक प्रयोग करके संगठित होकर समस्या हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइए कौन सा लक्ष्य रहेगा? बी समुदाय को सशक्त बी बनेगा सर सामुदायिक सशक्तिकरण, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, समाज कार्य में व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ जीने की सहायता देना उसे या किस लक्ष्य से संबंधित है? तो गरिमा के साथ जीने में सहायता, व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ जीने में सहायता देना किस लक्ष्य से संबंधित हो सकता है? व्यक्तिगत कल्याण। व्यक्तिगत कल्याण, बिल्कुल सही जवाब। समाज में दहेज, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को हटाना किस लक्ष्य से संबंधित है? ए होगा सामाजिक सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन। समाज कार्य में संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने का क्या उद्देश्य होगा? क्वेश्चन नंबर 8, सी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से समाज कार्य की दीर्घकालिक लक्ष्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, समाज कार्य का कौन सा लक्ष्य सेवा उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करता है? डी। गोपनीयता और सम्मान, बिल्कुल। यहाँ पर आपका ये लक्ष्य के आधार पे बेसिकली कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम सिलेबस देखेंगे तो हमारे सामने समाज कार्य की प्रक्रिया मिलेगी, है ना। ये देखिए प्रक्रिया, यह है प्रक्रिया। ठीक है, पहला यूनिट के अंतर्गत पहला पॉइंट आज आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रक्रिया पर। ठीक है, समाज कार्य की प्रक्रिया एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता सेवा उपयोगकर्ता या क्लाइंट की समस्या को पहचान कर समाधान की दिशा में कार्य करता है। यही प्रक्रिया मानव संसाधनों, समाज कार्य सिद्धांत और व्यावसायिक कौशल पर आधारित होता है। ये जो आप देखने वाले हैं प्रक्रिया, तो देखिए इनके कुछ चरण होते हैं, उन चरणों को हम लोगों को क्रम से देखना है। ठीक है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, समाज कार्य की प्रक्रिया में तो समस्या की पहचान कहता है कि क्लाइंट और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में प्रासंगिक संपर्क होता है। क्लाइंट की समस्या की प्रकृति और उसकी पृष्ठभूमि को समझना भी आवश्यक होता है। स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित समाज कार्य एक चरणबद्ध प्रक्रिया मानी जाती है जिसका उद्देश्य है व्यक्ति, समूह, समुदाय की समस्याओं को पहचान कर उनका प्रभावी समाधान करना। और यह प्रक्रिया व्यावसायिक सिद्धांत, कौशल और मूल्यों पर आधारित होता है। सबसे पहला आता है समस्या का समाधान, जिसमें मैंने कहा कि समाज कार्यकर्ता क्लाइंट से संपर्क करेगा और उसकी स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन भी करेगा। और ये विश्वास और संबंध निर्माण का एक चरण माना जाता है पहले वाले सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, ये पहले प्रक्रिया के अंतर्गत। इसी को इंग्लिश में इनटेक भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर प्रवेश, कहीं कहीं पर भर्ती शब्द का यूज़ भी किया गया है। ठीक है, और भरोसे और गोपनीयता का माहौल बनाए रखता भी है ये सिद्धांत। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। दूसरा हमारे सामने आता है एक असेसमेंट। देखिए, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। क्या होता है? आकलन। व्यक्ति, परिवार, समुदाय की स्थिति को गहराई से आकलन किया जाता है या उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट से संपर्क करता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि का अध्ययन भी करता है इसी में। और ये विश्वास और संबंध निर्माण का एक चरण भी होता है।
ठीक है, तो कहीं कहीं पर इसकी जगह असेसमेंट की जगह अध्ययन शब्द यूज़ किया गया है ना, अध्ययन शब्द। तो अध्ययन सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण करेगा, तो वो अध्ययन का पार्ट होगा। ये तय किया जाता है कि समाज कार्य कर्ता हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं, है ना। फिर इसके बाद आता है योजना बनाना, प्लानिंग। क्लाइंट के सहयोग से समस्या समाधान की योजना बनाई जाती है और उसके उद्देश्य भी तय होते हैं। ठीक है, उद्देश्य छोटा होगा, मध्यम होगा या लघु होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, हस्तक्षेप या क्रियान्वयन। तैयार योजना को वास्तविक रूप से लागू करना, है ना, क्रियाशील होता है। और केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक या परामर्श इत्यादि को शामिल भी करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि केस वर्क हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया या काउंसलिंग हो गया, ऐसी जगहों पर ये शब्द यूज़ में आता है असेसमेंट में या इंटरवेंशन में। क्लाइंट को सशक्त करना या आत्मनिर्भर जो है बनाने पर बल देता है ये सिद्धांत। एक आता है मूल्यांकन। देखिए, आपने देखा कि प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से योजनाओं का उपयोगिता से आकलन किया गया और लक्ष्य क्या हुआ, रणनीति कारगर हुई या नहीं हुई। फीडबैक के आधार के अनुसार जो है योजना बदल भी सकती है। ठीक है, तो मूल्यांकन से पता चला अगर वहाँ पे नहीं कुछ हुआ तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टर्मिनेशन, मतलब समापन। जब समस्या का समाधान हो जाता है तो कार्य निर्धारित समय तक पूरा हो जाता है, तो क्लाइंट की स्वतंत्रता दी जाती है। सकारात्मक समापन के साथ किया जाता है ताकि क्लाइंट आत्मनिर्भर बन सके इस प्रक्रिया में, है, तब जाके आपका गोल जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है फॉलोअप, मतलब अनुवर्तन। कुछ समय बाद क्लाइंट के संपर्क किया जाता है और फिर देखने को कहा जाता है या देखने के लिए कि समस्या दोबारा तो नहीं आई। यदि ज़रूरत पड़े तो फिर से हस्तक्षेप कर सकते हैं आप। अगर आपको असेसमेंट पड़ी या आवश्यकता पड़ी तो आप दोबारा से उसका चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है समस्या की पहचान, दूसरे नंबर पे आता है आकलन, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है योजना बनाना, फिर आता है हस्तक्षेप, फिर मूल्यांकन, फिर उसके बाद आता है आपका समापन और उसके बाद अनुवर्ती। ठीक है, तो ये था समाजकारी प्रक्रिया के अंतर्गत। देखिए, इसमें भी पार्ट और तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मैं उसको नोट करवाऊंगा केस वर्क में भी, और यहाँ पर भी आप लोगों से नोट करवा देता हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। साइड में मैं समाजकारी प्रक्रिया को नोट करवा रहा हूँ। आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, तो नोट कर लीजिए एक बार और साइड में समाज कार्य की प्रक्रिया। ठीक है, एक पहले नंबर पे आ जाता है आपका भर्ती। भर्ती का मतलब वही होता है प्रवेश, या इसे आप लोग इनटेक भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप अध्ययन रख सकते हैं या स्टडी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप निदान रख सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे आप उपचार रख सकते हैं। पांचवें नंबर मूल्यांकन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन। ठीक है, नंबर 5 पर आप नोट कर सकते हैं मूल्यांकन। और फिर नंबर 6 पर समापन। नंबर 7 पर अनुवर्तन, फॉलोअप। ठीक है, ये है आपके सामने मैंने जो अभी बताए हैं समाजकारी प्रक्रिया के चरण बताए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इन केस यदि आपसे पूछा जाए चरण वगैरह को लेकर या प्रक्रिया को लेकर, तो इस तरीके का शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई, नोट कर लिया है आप लोगों ने? है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। दूसरा एक तरीका है, देखो ये सर ये के रूप में भी, और सर आपको, हाँ, ये अनुवर्तक सर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा है। अनुवर्तन का मतलब होता है सर फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब सिंपल होता है कि अगर मान लीजिए
आपने जब क्लास समाप्त कर दिया, उस सेवार्थी को छोड़ दिया, घर पे चला गया, आप गोल पे काम नहीं कर रहे हो, तो कुछ दिन बाद आपको पता करने के लिए उस सेवार्थी से बातचीत करते हो या उसके बारे में कहीं से जानकारी को कलेक्ट करते हो पेरेंट वगैरह से या कहीं से, तो आपको पता चले कि उसके अंदर फिर से प्रॉब्लम आ गई, तो दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको फॉलो अप से पता चली है कि आप उसे फॉलो करके रखे हो, ऐसा नहीं कि आप उसको भूल गए हो, है ना। ये सब जी 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 हाँ, इसको बोलते हैं फॉलो अप। सोशल केस वर्क की प्रक्रिया, समाज कार्य की प्रक्रिया में एक तरीके का और सवाल पूछा जाता है कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा अंतःग्रहण करके, पहले नंबर पर वही पार्ट होगा अंतःग्रहण में, अध्ययन का प्रोसेस और भर्ती का प्रोसेस, इसमें दोनों शामिल है। फिर उसके बाद आपका आता है अनुसंधान, और अनुसंधान वाली प्रक्रिया में आपका स्टडी टोटल इनमें इन्वॉल्व है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका निदान, और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है उपचार। तो कभी कभी इस तरीके से, फिर पाँचवें पे मूल्यांकन भी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जून 2015 में, जून 2014 में एक बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है यही क्वेश्चंस, ठीक है। 2014 में अंतःग्रहण, अनुसंधान, निदान और उपचार, यही शब्द जो है बेसिकली वहाँ लिखा गया था, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको पता होगा जी। लास्ट पॉइंट इसी में आ सकते हैं। क्या कह रहे हो सर? हाँ जी मैडम, कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि समाज कार्य की जो प्रक्रिया है उसके जो चरण है वो ये भी हो सकते हैं, मतलब ये भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी है। अंतःग्रहण का मतलब मैंने बताया ना, भर्ती, बिल्कुल ये भी है, ठीक है। समझ में आया मैडम? बताओ तो सही, बोलो। हाँ हाँ जी जी सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। एक और तरीका देखिए, अगर परीक्षा में इस तरीके से भी आ सकता है, ये तो आता ही आता है। एक और मैं आपको बताने चल रहा हूँ जो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रक्रिया में एक जगह मिलता है अंतरण शब्द, ठीक है। फिर उसके बाद अध्ययन शब्द आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद निदान शब्द आएगा, सामाजिक निदान, और फिर उसके बाद उपचार शब्द आएगा, फिर उसके बाद मूल्यांकन शब्द आएगा, फिर उसके बाद समाप्ति मतलब समापन, ठीक है। फिर अनुवर्तन, ठीक है। तो जो मैंने पहला लिखवाया है सेम उसी का समझो डिक्टो कॉपी है एक प्रकार से, ये है ना। तो ये भी परीक्षा में आपको इस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है ना। तो ये भी आपको याद रखना। ये केस वर्क में आप एक बार देखेंगे भी व्यक्तिगत समाज कार्य के प्रक्रिया में, फिर भी आप यहाँ पर याद रखिएगा ये समाज कार्य की प्रक्रिया है, ये समाज कार्य की प्रक्रिया है, मतलब इनके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे सवाल थोड़ा सा इसी समाज कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत। समाज कार्य की प्रक्रिया में कहा गया कि पहला चरण कौन सा है? सी। हाँ, इनटेक। जैसे यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है समस्या की पहचान, इनटेक, यानी इसी को आप भर्ती भी बोल सकते हो, इसी को आप अंतरण भी कह सकते हो। यहाँ पे मैंने नोट भी किया है ना अंतरण शब्द, इसी को भर्ती भी, अंतरण भी, समस्या का समाधान के नाम से भी इसको संबोधित कर सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, देखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भर्ती, अंतरण पता चल चुका, समस्या की पहचान भी पता चल चुका है, क्योंकि ये पहले के पहले स्टेप हैं। ये सभी पहले स्टेप के अंतर्गत बेसिकली देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपके सामने समाज कार्य में असेसमेंट लिखा हुआ, यहाँ पे मूल्यांकन ना समझ के इसको आप आकलन समझिए या आप इसे अध्ययन समझिए। चरण का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, समस्या की गहराई से समझ। गहराई से समझ का मतलब ही है एक प्रकार का अध्ययन और संसाधनों का विश्लेषण, दैट मीन स्टडी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। निम्न में से कौन सा चरण समाज कार्य की प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है? ऐसे भी सवाल बनते हैं कभी कभी। मतदान। बिल्कुल, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में डी जो विकल्प है मतदान, ये चरण ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया आपने देखा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इस सवाल में क्या है कि एक तरफ साक्षात्कार भी है,
देखो यूजीसी नेट में आपको जब पेपर में मिलेंगे तो आप तो दोनों असेसमेंट और मूल्यांकन या असेसमेंट या समापन आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन सोचेंगे इंटरव्यू तो कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन इंटरव्यू वाली प्रक्रिया को आपको सोचना पड़ जाएगा। यहाँ पर ये अध्ययन का ही पार्ट है, जब अध्ययन हो रहा था वही समझो ये इंटरव्यू वाला पार्ट है, ठीक है। तो दो ऑप्शन को छांटने में दिक्कत होती है, कुछ इसी तरीके का ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक और वाला पॉइंट भी। समाप्ति टर्मिनेशन चरण का क्या मतलब होता है बताइए? सी टर्मिनेशन चरण कब आता है? प्राप्त टर्मिनेशन चरण जब लक्ष्य क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सही जवाब, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोअप का लक्ष्य या फॉलोअप का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? बी बिल्कुल, समस्या दोबारा ना आए और उनकी निगरानी करना फॉलोअप होता है। क्वेश्चन नंबर 6, समाजकारी में हस्तक्षेप चरण में क्या किया जाता है? टर्मिनेशन में क्या किया जाता है? सॉरी, टर्मिनेशन नहीं, इंटरवेंशन है। सी सर। योजना को क्रियान्वित किया जाता है। योजना को क्या किया जाता है? लागू। हाँ, लागू। क्रियान्वयन भी कहा जाता है या क्रियान्वित भी कह सकते हो। योजना बनाते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? योजना बनाते समय बी। क्या आवश्यक? बी भागीदारी। पार्टिसिपेशन ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की भागीदारी, यानी बी विकल्प सही होगा। पार्टिसिपेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समाजकारी की प्रक्रिया को कुल कितने चरण मुख्य रूप से बांटे गए हैं? देखो यहाँ पे 6 और 7 मैं आपको नोट करा रहा था, 6-7 नोट भी किया था 7, तो कहीं कहीं या तो 7 नहीं है मिलेगा। सर। या तो 6-7 6 या तो 7 मिलेंगे, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समाजकारी प्रक्रिया का कौन सा चरण यह सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट दी गई मदद से आगे बढ़ रहा है? सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट दी गई मदद से आगे बढ़ रहा है। सी। आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोअप। हाँ, ये आपका डी होगा, ठीक है। यहाँ प्रश्न ये है कि सुनिश्चित करता है, कौन सा चरण ये सुनिश्चित कर रहा है, आपको बता रहा है कि क्लाइंट को दी गई मदद, जो दिया था आपने मदद, उससे वो आगे बढ़ रहा है या वो नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये शब्द बनेगा अनुवर्तन, यानी विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएशन में किसका विश्लेषण किया जाता है? मूल्यांकन किसका विश्लेषण करता है? क्लाइंट के रहन सहन का। नहीं, मूल्यांकन बेसिकली हस्तक्षेप की प्रभावशीलता, हाँ, उसकी विश्लेषण करता है, ठीक है, हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, और इसमें हम लोगों ने देखा है अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो समाज कार्य के प्रिंसिपल, प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया, ये टॉपिक था। कल हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक विकास समाज कार्य में। पहले विश्व लेवल पर देखेंगे यूके, यूएसए और भारत को, फिर उनमें देखो बता रहा है कि व्यवसाय समाज कार्य का विकास किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये कल के ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जाना है आपको, और इसकी पीडीएफ भी आपको आज मिल जाएगी, ठीक है, ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी समय, ओके।